आज हमारे साथ एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक, शोधकर्ता, जमीन से जुड़े सिपाही के रूप में वो एक मजबूत हस्ताक्षर है। बालूरघाट की मिट्टी से निकलकर बॉटनी में पीएचडी, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, फिर लोकसभा सांसद और आज शिक्षा और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की अहम जिम्मेदारी बखूबी संभाल रहे हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार। सवाल पूछने में अव्वल, संसद में सक्रिय और अपने क्षेत्र के हर छोटे बड़े मुद्दे पर लगातार आवाज उठाने वाले एक शांत लेकिन बेहद दृढ़ नेता डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी। আমি সুকান্ত মজুমদার লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক निर्वाह करिब। संसद टीवी पर बहुत स्वागत है सर आपका। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यकीनन आज आपसे हम वो बात करेंगे जो आपकी आवाज़ है, जो संवाद हमारा होगा उसके तार कहीं ना कहीं जनता के दिल से जुड़े। आपकी सोच, आपका सफ़र और बालूरघाट से भारत का जो आपका विज़न है उसे हम आज तलाशने की और सोचने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल ये है कि एक साधारण से परिवार से निकलकर और आपका जो पूरा बैकग्राउंड था वो शिक्षा से जुड़ा हुआ, प्रोफेसर रहे, रिसर्चर रहे, आपकी का जो ये टर्न था राजनीति में आने का बाय चांस था या बाय चॉइस था? किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि अब राजनीति में कदम रखना है? देखिए, आपने जो मेरे इंट्रोडक्शन में बोला, बताया जनता को लोकसभा टीवी के माध्यम से, मुझे लगता है कि ये भारत की डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है जी, कि जब दिल्ली से लगभग 1400 किलोमीटर दूर, और मैं अभी भी जो जहाँ रहता हूँ बालूरघाट म्यूनिसिपैलिटी है, लेकिन मेरे ज़िंदगी की जब शुरुआत हुई थी तो मैं उससे भी थोड़ा दूर एक गांव में रहता था। और उस समय मेरा बचपन जब बीता तो उस समय मिट्टी के बने हुए घर में, और उसके ऊपर जो पैडी स्ट्रॉ, बंगाली में हम दूसरे बोलते हैं तो यहाँ परेली बोलते हैं शायद हिंदी में, तो उसका बनाया हुआ घर था। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी और हमारे घर के पास एक छोटा सा नदी था, उसका ही पानी पीते थे, उसमें ही नहाना, उसमें ही कुकिंग होता था। तो ये भारत की डेमोक्रेसी की बड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है कि कैसे डेमोक्रेसी एक ऐसे आदमी को या ऐसे परिवार के बच्चों को इतना दूर तक पहुंचा सकती है। और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने, पूर्वज मतलब कि डेमोक्रेटिक जो पूर्वज थे जिन्होंने इस फाउंडेशन को लेड डाउन किया, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बहुत इसमें योगदान रहा। तो मैं सबको इसके लिए मैं मानता हूँ कि उनके द्वारा जो सिस्टम चालू किया गया वो शक्तिशाली सिस्टम, इसके लिए क्रेडिट प्राप्त करना होना चाहिए। दूसरा बात, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था, उस समय से मैं पॉलिटिकली थोड़ा कॉन्शियस था। पॉलिटिकली कॉन्शियस मतलब कॉलेज में पढ़ना, अपने कॉलेज में सबसे अच्छे स्टूडेंट बनना, उसके साथ साथ डिबेट में, एक्सटेम्पोर में पार्टिसिपेट करना। और कॉलेज डिबेट एक्सटेम्पोर आप जानते हैं कि पॉलिटिकल टॉपिक्स, राजनीतिक रूप से आप पॉलिटिकल रूप टॉपिक के ऊपर होता था। डायरेक्ट पॉलिटिक्स में मैं नहीं था, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा था। लगभग 20-22 साल मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। और उसके बाद मुझे जब मौका मिला राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए, तो राजनीतिक क्षेत्र में आकर मुझे देश की सेवा करने की जो मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, अपनी तरफ से कोशिश किया है कि हमेशा सबसे बेस्ट जो भगवान ने मुझे दिया है
उसको देने के लिए जब मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में रहा, यानी प्रोफेसर रहा, उससे पहले मैं स्कूल में भी 1 साल पढ़ाया लगभग, तो शिक्षा का ही बैकग्राउंड रहा पूरा। तो मैंने कोशिश किया हमेशा 100% देने के लिए, जिसमें जो भी काम मुझे मिला है वही कोशिश कर रहा हूँ, जितनी क्षमता भगवान ने दी है वो 100% देने के लिए। जी, आपको संघ के कार्यकर्ता के रूप में तैयार किया गया। यहाँ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि वहाँ से मिली जो शिक्षाएं हैं या जो ट्रेनिंग है वो आपके राजनीतिक जीवन में भी और अब मिनिस्ट्री के कामकाज में भी आपको कैसे सहयोग करती हैं, कैसे प्रेरित करती हैं? लगभग 20-22 साल सामाजिक क्षेत्र में यानी संघ के साथ काम करने का मौका मुझे मिला, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मैं उस विचारधारा से जुड़ने का मुझे मौका मिला और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे एक चीज़ को अत्यंत डिसिप्लिन के साथ और बारीकी के साथ किया जाना चाहिए, और जो हम बोलते हैं उसको खुद के जीवन में पहले लाना चाहिए, उसके बाद लोगों को बोलना चाहिए कि आप एक करो। हम खुद के जीवन में जब तक वो नहीं लाएंगे तब तक वो लोगों को बोलना आप बोल सकते हैं, लेकिन लोग आपको सुनेंगे भी नहीं, मानेंगे ही नहीं। लोग जब देखेंगे, जनता जब देखेगी कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके जीवन में वो परिलक्षित हो रहा है, तब जनता आपको सीरियसली लेगी। और जनता बहुत समझदार है, इस देश की जनता इतनी समझदार है कि जब उन्होंने ऐसे समय आप 2014 में मोदी जी को लाना, उस समय भारत का एक काया परिवर्तन हो गया। भारत की जनता ने ऐसा सिद्धांत लिया, ऐसा डिसीजन लिया कि वो मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाए, और आज देश और दुनिया सब देख रहे हैं कि ये देश कैसे आगे बढ़ रहा है। एक और उपलब्धि जो आपके खाते में है, 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड, और उसके बाद आप बहुत सारे कई प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लेके आए जिसमें तमाम योग, पर्यावरण, मछुआरों से जुड़े हुए, प्राचीन स्मारकों और वेलफेयर से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स रहे। आपसे मैं समझना चाहूँगी कि सवाल पूछना और इस तरह के प्राइवेट मेंबर्स बिल के ज़रिए तमाम मुद्दों को उठाना, ये जनता की ओर से कितना ईमानदार प्रयास है, और आप खुद अपने इस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? क्योंकि उसके बाद आपको एक और सम्मान मिला जिसका हम जिक्र करेंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हम साइंस में भी, इनोवेशन में भी आगे बढ़ रहा है, जो डेटा दिखाता है। उस दिन जिस दिन रोवर ने 23 अगस्त को चांद के सीने में हमारे देश का अशोक स्तंभ का जब चित्र बना दिया था, उस समय पूरा देश का सीना 56 इंच बन गया था। पूरा देशवासी 56 इंच का सीना लेके खड़ा हुआ था कि भारत भी कर सकता है। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोशिश किया है कि भगवान ने हमें जितनी क्षमता दी है, मुझे जितनी क्षमता दी है, उस क्षमता को पूरी तरीके से अपना काम में लगाने के लिए। तो जब मैं प्रोफेसर था तो उस समय कोशिश करता था कि सबसे ज़्यादा समय मैं अपने छात्रों के लिए, अपनी स्टूडेंट्स के लिए दिया करूं, उनके ज़िंदगी में कुछ सुधार ला पाऊं। तो वो 100% किया। जब जनता ने मुझे चुना तो मेरा रोल परिवर्तन हो गया। लीडरशिप, मुझे लगता है कि टीचर भी एक लीडर होता है, लेकिन ही और शी इज कॉन्फाइंड विद इन द क्लासरूम। उस क्लासरूम के अंदर वो लीडर है, वो बच्चों को सपने दिखाते हैं। नेता का काम भी ऐसा ही है, लेकिन वो बड़े पैमाने में होता है, बड़ा कैनवस में होता है। आपको लाखों, हजारों, लाखों लोगों को सपना दिखाना है। वो सपना सच भी कैसे हो सकता है, उस रास्ते में लेके भी जाना है जनता को। जैसे एक क्लास टीचर स्टूडेंट को लेकर करता है, तो स्पेशली जब हायर क्लास में आप पढ़ाते हैं तो उनको फ्यूचर दिखाना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा रिसर्च में आता है, मार्गदर्शक की भूमिका, एक रिसर्च के ये में आते हैं। तो मैं जब आया लोकसभा के सांसद बन के पहली बार, यानी 2019 में, तो उस समय मेरा कोशिश था कि हमारे क्षेत्र के जो जनता के जो मूलभूत प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों के पश्चिम बंगाल के एज ए राज्य के रूप में और देश में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर सवाल पूछना। और उस सवाल पूछने में हमने कोशिश किया कि सबसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के हो, स्टेट के हो, मेरे क्षेत्र के हो,
वो सबके ऊपर क्वेश्चन सवाल पूछना, और उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि कुछ प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने का उद्देश्य वही है कि मॉन्यूमेंट्स, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट के ऊपर हमने बिल लाया, क्योंकि बंगाल एक ऐसी जगह है जो हिस्टोरिकली बहुत रिच है। मेरा क्षेत्र एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करती। फिर भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाएंगे, लेकिन हिस्टोरिकली इतना रिच है कि आप वहाँ पे MG एनर्जीज का जब काम होता है, कहीं पे पोखर खोदा जाता है, पॉन्ड खोदा जाता है, तो मूर्ति मिलना एक आम बात होती है जी। तो ऐसी मूर्तियाँ मिलती है जिसकी जो नक्काशी है वो देख के पता चल जाता है, कोई गुप्त डायनेस्टी के समय की है, कोई उसके बाद वाली है, उस जिस समय बंगाल में सेन या पाल ऐसे जो राजा थे उस समय के है। तो वहाँ से ही मुझे ध्यान में आया कि हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर है, हम उसको ठीक तरीके से, जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए, प्रोटेक्शन जिस तरीके से करना चाहिए। मैं 2-4 विदेश में दौरा करने का मुझे मौका मिला, उसमें मैंने देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, एक ब्लू चर्च है। तो उस ब्लू चर्च को, मैं देश का नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो उसको ही ऐसे अच्छे से वो मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, कहीं पे एक मूर्ति है कि वो गटर से निकल रहा है, तो उसको ऐसे वो मेंटेन करते हैं, जबकि भारत के पास हज़ारों सालों की विरासत है और उसको लेके करना चाहिए। ऐसे ही मछुआरे बंगाल में, जो बंगाल कोस्टल एक बड़ा हिस्सा है, आप जानते हैं, पूरा 24 परगना से लेकर काथी तोमलू के इलाका बहुत कोस्टल एरिया है। उस इलाके में मछुआरे बहुत होते हैं। इवन स्वीट वाटर जो फिशी कल्चर है, यानी मछली उत्पादन है, फ्रेश वाटर जिसे बोलते हैं, उसमें भी बंगाल के लोग बहुत जुड़े हुए हैं। तो उनके बेहतरी के लिए भी हमने कोशिश किया कि वो बिल लाकर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो हमें जनता चुनती है कुछ करने के लिए जी। मैं तो क्वेश्चन कर रहा था कि फर्स्ट होऊंगा, इसलिए तो क्वेश्चन नहीं कर रहा था, तो कोशिश कर रहा था कि जितनी जनता की ज़्यादा समस्याएं हम ऊपर ला पाए, जितने ज्यादा मुद्दे आप उठा सकें। सांसद रत्न अवार्ड, ये अवार्ड भी अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि संसद में आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी है एक तरह से। इस अवार्ड के मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि आपने सोचा था कि आपको ये अवार्ड भी मिलेगा? और एक सांसद के कामकाज को लेकर कई बार जो सामान्य लोग हैं उनमें एक धारणा होती है कि सांसद सदन में जो काम करते हैं, जो बोलते हैं, चर्चा करते हैं, उसके अलावा उनका क्या काम होता है? देखिए, एक सांसद के हिसाब से जब मुझे पहली बार सांसद रत्न अवार्ड का मेल आया था, तो पहली बार एज ए फ्रेश न्यू कमर के रूप में मुझे चुना गया था। और मैं पहली बार तो मेल देखकर मुझे जानकारी नहीं थी कि ऐसे अवार्ड होते हैं, मैंने उसको तवज्जो नहीं दी और मैं पार्टिसिपेट भी नहीं किया। अच्छा। उसके बाद लगातार और 2 बार मुझे मेल आया, तब मुझे पता चल गया था कि हाँ, इसका बहुत सम्मान है। और स्पेशली ये हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनके द्वारा, उनके प्रेरणा से ये उन लोगों ने शुरू किया था ये संसद रत्न अवार्ड। तब मैं लगातार 2 बार मुझे मिला, तो अच्छा लगा। हमारे जब देखिए, राजनीति बहुत कठिन जगह है, मैं ये तो बोलूँगा, क्योंकि जनता का काम करो आप, और काम करना ही आपका काम है, मतलब बाकी और कुछ एक्सपेक्ट मत करो। किसी रिवॉर्ड की उम्मीद ना, किसी अवार्ड की उम्मीद मत करो। जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, दोनों ही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके की अवार्ड मिलता है, तो थोड़ा मुझे, और किसी को भी मिले, तो लगता है कि हाँ, जो परिश्रम हम कर रहे हैं, कोई तो है, कोई शायद देख रहा है, कोई एक्नॉलेज कर रहा है, तो अच्छा तो स्वाभाविक से लगा। और उस बार जब पहली बार मैंने लिया, और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सांसद रत्न अवार्ड को लेकर एक ट्वीट आया था, मुझे याद है जितना, तो और भी मुझे उस समय आनंद आया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि जिन लोगों को मिला है सांसद रत्न अवार्ड, उनको बहुत बहुत बधाई। तो ये बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और हमेशा जनता की काम इस तरीके से मैं कर पाऊँ, इसके लिए ऐसे अवार्ड से क्या होता है, और भी इंस्पिरेशन मिलता है कि आप और जल्दी से काम करो और अच्छे से काम करो। और जनता के सारे जो विषय, जनता में थोड़ा भ्रम भी है, जैसे लोगों को लगता है कि एक सांसद होने के नाते ये मिलता है, वो मिलता है, क्या मिलता है, एक सांसद क्या करते हैं। लेकिन एक सांसद की जिंदगी, अगर कोई सांसद अगर ठीक से ईमानदारी से अपना काम करे,
तो उनके लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए टाइम ही नहीं रहता। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। आप बिल्कुल जनता के टाइम- प्रतिनिधि हैं हाँ, और दिन जनता के रात प्रतिनिधि मतलब आप जनता के लिए समर्पित है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो जनता ने दायित्व दिया है, 5 साल तो आप रह ही सकते हैं, लेकिन जनता का काम लेकर यहाँ पे मिनिस्टरों से मिलना, जनता के सवाल उठाना। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, अब तो मंत्री बन गया, सवाल नहीं पूछ सकता, सवाल का आंसर देना होता है अब। तो जो भी मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर, अपने इलाके को लेकर, आप उसके डेवलपमेंट को लेकर जितना परिश्रम कर पाओ उतना अच्छा है। तो मैं और मुझे लगता है सारे सांसद ही ऐसे करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सब में क्षमता की कम ज़्यादा होती है, अपने तरफ से करते हैं। कोई किस में आगे होता है, कोई सवाल पूछने में आगे होता है, कोई दूसरे में आगे होता है, लेकिन मुझे लगता है सारे सांसद कोशिश करते हैं जितना संभव इसमें परिश्रम करने की। बिल्कुल। और ये उपलब्धि आपके साथ साथ आपके बालूरघाट की जनता के लिए भी बड़ी एकदम उपलब्धि है। बालूरघाट की जनता का ही उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे जिताया है, उन्होंने बनाया है। मैं जो भी हूँ वहाँ की जनता की बदौलत हूँ। और वहाँ पे भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो लड़ते हैं, जो इलेक्शन के लिए मेरे लिए बूथ में बैठते हैं, ये सबकी उनकी है, मेरी नहीं है। जब मैं उठा था अवार्ड लेने के लिए, मैं अपने क्षेत्र में जाकर मैंने पहला भाषण में वही बोला था कि मैं जब वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज में उठ रहा हूँ, मैं अकेला नहीं उठ रहा हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र के सारे लोग जो मुझे वोट दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, मेरे ऑपोजिशन को दिए, सारे लोगों को लेकर मैं एक साथ, उस समय शायद लगभग 15-16 लाख मेरा वोटर था, तो 15-16 लाख वोटर्स के साथ मैं उठ रहा हूँ उस अवार्ड को लेने के लिए। बिल्कुल। बालूरघाट की जनता के लिए आपने रेल कनेक्टिविटी और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बार आपने तमाम बातें उठाई हैं, मुद्दे उठाए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आज की स्थिति में अपने संसदीय क्षेत्र के लिए वो कौन कौन से और आपके मन में प्लान हैं या वादे हैं जो अभी लगता है इस पर अभी भी काम किया जाना बाकी है? देखिए, बालूरघाट संसदीय क्षेत्र जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट दक्षिण दिनाजपुर और एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एक असेंबली लेकर बना हुआ 7 विधानसभाओं का एक लोकसभा है। ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। SC/ST पॉपुलेशन लगभग 50% के आसपास वाला एक इलाका है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या थी। दिल्ली के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं था। मैंने दिल्ली से लेकर भटिंडा तक, मतलब बालूरघाट से भटिंडा तक दिल्ली के ऊपर से जाने वाले ट्रेन को चालू करके वहाँ की जनता को ये सुविधा दी है। कलकत्ता जाने वाला डायरेक्ट रात का कोई स्लीपर AC कोई ट्रेन नहीं था, हमने उसको चालू किया, बालूरघाट कोलकाता एक्सप्रेस। तो एक कनेक्टिविटी बड़ी समस्या थी। इसके साथ साथ रेल के बहुत सारे काम, अमृत भारत ले जाना, बहुत स्टेशन ले जाना, आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये जो दूरदृष्टि है कि 1400 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, उसको भी अमृत भारत में लाना, ये कभी भारत की जनता देखी नहीं है। पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो मार्गदर्शन है उसके द्वारा इन सब चीज़ें इस देश में हो रहा है। इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि कभी जिस स्टेशन में हम पहले के सिनेमा में देखते थे, गांव का एक स्टेशन, 1-2 पटरियाँ है, उसके ऊपर दिन में 2 गाड़ियाँ आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है। और जो जिस तरीके से इस धारणा को परिवर्तन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन में आदरणीय वैष्णव जी जो काम कर रहे हैं, वो सराहनीय काम है। और आगे आने वाले समय में इस रेल कनेक्टिविटी को और भी रोबस्ट करना, और भी अच्छा करना मेरा अभी टारगेट है। साउथ इंडिया के साथ मेरा जो मेरा क्षेत्र है वो जुड़ जाए, क्योंकि बंगाल से ट्रीटमेंट के लिए और काम के लिए भी बंगाल में आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लोगों के हाथ में काम नहीं है, लोग बाहर के स्टेट में एज ए माइग्रेंट लेबर काम करने के लिए जाते हैं जी। तो उनके जाने की सुविधा के लिए, ट्रीटमेंट की सुविधा के लिए साउथ इंडिया के एक ट्रेन के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं। और मुझे पूरे विश्वास है आदरणीय रेल मंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से ये ट्रेन भी हमें मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलेगा ही। आपकी कोशिशें लगातार जारी हैं और उसका रिजल्ट आते हैं। एक तरफ आप शिक्षक शोधकर्ता रहे हैं, आप शिक्षा मंत्रालय में भी हैं राज्य मंत्री, आप पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी स्टेट मिनिस्टर। एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ कॉम्बिनेशन है ये। G20 एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग में भी आपने प्रतिनिधित्व किया है। मैं चाहूँगी विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं, ये दोनों ही मंत्रालय और इसके जो कामकाज है इस विज़न को पूरा करने में कितने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और कितनी बड़ी अपनी पैठ रखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2047 तक
2047 तक भारत को विकसित बनाना है। तो इस विकसित भारत की जो यात्रा शुरू हुई है बनाने की, इसमें शिक्षा एक बहुत बड़ी योगदान करने वाला है ऐसे लगता है। और इसका मसौदा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बना है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस मसौदे के ऊपर यानी एक रोड मैप बोल सकते हैं, इस रोड मैप को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं जब इस विषय में मैं जब आता हूँ तो शिक्षा के विषय में 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा ध्यान दी जा रही है। एक तो जो बेसिक एजुकेशन है, उस बेसिक एजुकेशन को सही करना, यानी स्कूल एजुकेशन को बच्चों को उसमें जो मूलभूत चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। बेसिक न्यूमेरेसी आनी चाहिए, संख्या उसको ज्ञान हो, जोड़ने घटाने का नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ बाकी जो लैंग्वेज की अपनी मातृभाषा में पढ़ने की सुविधा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देता है। दूसरी, उच्च शिक्षा में जो भारत का इंस्टीट्यूशन है उसको वर्ल्ड क्लास बनाना। एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो परिश्रम है उसका रिजल्ट आने शुरू हो गया ऑलरेडी। जब 14 में हमने यात्रा शुरू की थी हमारे सरकार ने उस समय क्यूएस रैंकिंग, जिसको वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे बेहतर माना जाता है, सब पूरे वो वर्ल्ड मानता है क्यूएस रैंकिंग, क्वेकरेली साइमंड्स रैंकिंग बोलते हैं, उसमें सिर्फ 11 भारत के इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उस समय 14 में। आज हम आ गए हैं 54 पर, 11 से 54, ऑलमोस्ट 5 गुना, बिल्कुल, और 5 गुना जंप हमने लगाया है। दूसरा एक विश्व जिसको मानता है दा रैंकिंग, यानी टाइम्स रैंकिंग जिसे बोलते हैं, टाइम्स रैंकिंग में हम इसमें तो क्यूएस में 4थे स्थान पे है, टाइम्स में हम आ गए 2रे स्थान पे। यूएस के बाद ही टाइम्स हमें रैंक करता है कि हमारा सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है। और भारत ने तो इस बार मतलब क्या बोले, सेंचुरी मार दी बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे एक साथ 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यूएस रैंकिंग में एंट्री हुई है एक साथ, जो किसी एक देश का नहीं है। सिर्फ अफ्रीकन यूनियन का भी 8 हुआ है, बट दैट इज ए यूनियन, नॉट ए सिंगल कंट्री, सिंगल एक देश का अगर देखें तो 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यूएस रैंकिंग में एंट्री हुई। बिल्कुल, ये उपलब्धियां काबिले तारीफ है। हम जानते हैं सर आपके पास आज थोड़ा वक्त कम है, इसलिए मुझे अपने सवालों को भी जल्दी प्रिसाइजली पूछना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति और संगठन और उससे जुड़ी चुनौतियों पर अगर मैं बात करूँ, आप स्टेट प्रेसिडेंट थे और बहुत ही मुश्किल भरा दौर था वो। किस तरह की हिंसक घटनाएं और तमाम तरह की आप देख सकते हैं विपक्ष में जो टीएमसी है, वो दौर उसको आपने किस तरह से टैकल किया। और आगे अगर पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं, आप हमेशा उसकी चर्चा करते रहते हैं बातचीत में, किस तरीके से उसका इकोनॉमिक ग्राफ जो है पिछले दिनों के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है और पर कैपिटा इनकम पर उसका जिस तरीके से असर हो रहा है। मैं चाहूँगी आप इसको समझाएं और इस तस्वीर को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं और इस दिशा में क्या कोशिशें होंगी आपकी? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से, एक तो पॉलिटिकल हिस्सा है। पॉलिटिकल में जो आपने बताया कि सच बहुत हिंसा हुआ था 2021 के बाद, और उसके बाद पार्टी का हालत भी थोड़ा खराब हो गया था, क्योंकि इतना हिंसा झेलने की ताकत किसी भी राजनीतिक पार्टी मुश्किल भरा दौर था, बहुत मुश्किल भरा दौर था। और लोगों ने बहुत कुछ सहन किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसी चीजें सहन किया है जो बोलने से लोगों को लगता है, दूसरे प्रांत को लोगों को लगता है कि ये मतलब शायद झूठी बातें हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा, कुछ दिन पहले विजुअल्स आया था, हमारे एक सांसद लहूलुहान हो गए थे। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। और मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं मैं आपको, आगे आने वाले समय में इलेक्शन भी है, असेंबली इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है, और हमारे कार्यकर्ता बाउंस बैक करके आए हैं, और हम अपना जो वोट था उसको लगभग पकड़ के अभी तक रखे, इतने हिंसा के बावजूद। अभी वहां से हमारी फर्दर जो जर्नी है, यानी सरकार बनाने की जर्नी, वो शुरू होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तीनों के मार्गदर्शन में पार्टी आगे बढ़ेगी और वहाँ पे सरकार बनाएगी। और बाकी जो आपने इकोनॉमिक क्वेश्चन बताया, इकोनॉमी के ऊपर सवाल पूछा, देखिए भारत के जीडीपी में पश्चिम बंगाल की जो कंट्रीब्यूशन थी 1960-61 में अगर देखें, वो 10.5% से भी ज़्यादा थी। इतना कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में हमारा था। लेकिन जब अब हम देखते हैं कि लेफ्ट के कारण, और उसके बाद ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को कुछ लोग अलग समझते हैं, मैं पर्सनली अलग नहीं समझता। ममता बनर्जीज गवर्नमेंट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द लेफ्ट गवर्नमेंट। लेफ्ट गवर्नमेंट का एक्सटेंशन ही है। अगर
हम इकोनॉमिक पॉलिसी में जाए, इकोनॉमिक चीज़ों पे जाए। तो हम 10% से भी ज़्यादा, 10.5% से भी ज़्यादा थे, वहाँ से आगे 5.6, ग्राफ गिर गया, पूरा गिर गया। अभी भारत की जीडीपी में 5.6 हमारा पोजीशन है। अगर पर कैपिटा इनकम देखें, उस समय भारत के लोग, बाकी हिस्सों के लोग, 60-61 की बात कर रहा हूँ, 100 रुपया कमाते थे, तो बंगाल के लोग 127 रुपया कमाते थे। ये था, पूरे देश से लोग वहाँ पे काम करने आते हैं। आज हम 20% कम इनकम कर रहे हैं। पूरे भारत के देश अगर पूरे भारत के लोग अगर 100 रुपया कमा रहे हैं, यानी एवरेज इनकम जिसे बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल के लोग 83 रुपीज़ इनकम कर रही है। हमारा स्थान आ गया 20वें। हम थे उस समय 3rd पोजीशन में, वहाँ से 20वें पोजीशन में आ गए हैं। उड़ीसा हमसे आगे चला गया। जो जिस स्टेट के लोग, उड़ीसा के लोग कलकत्ता आते थे होटल में काम करने के लिए, कुक, कलकत्ता में आज भी आप जाएंगे, लिखा हुआ होता है कि उड़िया ठाकुर का होटल में, यानी जो खाना बनाने वाला है वो उड़ीसा से आया हुआ है। बहुत लोग आते थे काम करने के लिए, लेकिन आज वो उड़ीसा पर कैपिटा पर पर्सन इनकम के हिसाब से बंगाल से आगे चला गया। बिहार अभी हमें कैच करने वाला है। तो ये स्थिति हो गई है, और इससे बाहर निकालना बंगाल को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बंगाल इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। नो डाउट, बौद्धिक राजधानी है भारत। संभावना ये कोस्टल लाइन है, पूरी बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है। आप देखिए कोस्टल लाइन को लेकर सारे स्टेट क्या कर रहे हैं, गुजरात क्या कर रहे हैं, केरल में देखिए, केरल में कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, वो भाषण दे रहे थे। मंच पे कौन कौन बैठा? सीपीएम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन साहब बैठे हुए थे, कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी बैठे हुए थे, बाकी सीपीएम कांग्रेस के लीडर बैठे हुए थे। एक मंच में आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और बाकी पॉलिटिकल लीडर बैठ सकते। बंगाल में आप ये दृश्य सोच भी नहीं सकते। सो दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, और इससे बंगाल को मुक्त करना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल को इससे बाहर निकालना पड़ेगा। और ये सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है, जिन्होंने दिखा दिया। इसने इतने सारे अड़चन के बाद भी हमारा जीडीपी 8.2% तक ग्रोथ कर रहा है, प्रेडिक्शन से भी ज्यादा वही कह रही हूँ, उसको छोड़ के आगे निकल गया। चूंकि वक्त हमें, अब एकदम क्लोजिंग सेगमेंट की ओर आ जाती हूँ। चूँकि आप एक नेता हैं, दृढ़ संकल्प वाले हैं, दुनिया ने आपके सामर्थ्य को देखा है, आपकी जनता ने। आज मैं चाहूँगी आप कैमरे पे अपनी 3 जो सबसे बड़ा सामर्थ्य है, यानी कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स और 2 नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप कैमरे के सामने स्वीकार करें। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव मुझे लगता है कि एक नेता, जैसे बताया ना आपने कि जनता के लिए होता है, तो नेता का आकलन करने का हमें अधिकार नहीं है। मैं कैसा हूँ, मेरा आकलन मेरी जनता करेगी, मेरे स्टेट की जनता करेगी, मेरी देश की जनता करेगी। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, जनता ने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है एज ए सांसद, और उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने मुझे मंत्री बनाने का जो उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे को दिया है, मैं, भगवान ने मुझे जितना स्ट्रेंथ दिया है, मैं उसका 100% से भी ज़्यादा जो हमारी मुझ में क्षमता है, उस क्षमता को मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से रखने के लिए। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मैं परिश्रम में कभी कमी नहीं रखता। जितना संभव है मैं परिश्रम करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बाकी जनता के हाथ में है। जनता हमारी जनता जनार्दन जी से बोलते हैं, नर नारायण बंगाली में हम बोलते हैं, जो नर है वही नारायण है, उसके अंदर ही नारायण है। तो जनता ही तय करती है, और जनता ही भगवान होती है डेमोक्रेसी में। जनता ही वोट देकर नेता बनाती है, तो उनके ऊपर पूरा विश्वास मैं रखता हूँ। अपने परिश्रम में कमी नहीं रखता, और बाकी आकलन जब जिंदगी का, राजनीतिक जीवन का अंत होगा, तब आकलन करने का टाइम आएगा। अभी काम करने का टाइम है। रैपिड फायर राउंड के क्वेश्चंस थे, लेकिन आपने पहले सवाल का जवाब शायद दे ही दिया कि राजनीति आपके लिए सेवा है। उस सेवा भाव से ही आप लगे हुए हैं, और उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांता मजुमदार जी, आपने वक्त निकाला, चूँकि आपको निकलना भी है। तो बालूरघाट से जो भारत का विज़न है उसे लेकर निकले हैं, और जो उपाधियाँ इनको मिली हैं, चाहे वो सबसे ज़्यादा सवाल पूछना हो या सांसद रत्न अवार्ड हो, वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक सांसद दरअसल कैसा होना चाहिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम को आप सनसद टीवी के तमाम YouTube चैनल पर देख सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।